टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का वीडियो लेके आई हूँ। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे। आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम की लास्ट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ मैं, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस का डिस्कवरी भी बताया था। इस वीडियो में, इस चैप्टर की वीडियोस में मैंने आप लोगों को न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बताया, चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में बात की हम लोगों ने, रदरफोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की, और फाइनली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात किया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बट before that, make sure that you watch the video till the end and hit the like button if you like my effort. Also subscribe to the channel if you haven't done it yet. So आज का हमारा टॉपिक हुआ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइसोटोप्स से। ये थोड़ा ज़्यादा फेमस है, तो हम इसके बारे में पहले बात करेंगे। अब देखो, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात की थी कि हम X से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास किससे डिनोट करते हैं, और किस तरीके से एक सिंबल्स को लिखते हैं हम। ठीक है, मास की अगर हम बात करें तो मास क्या होता है किसी एटम का? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी एटम का? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी किसी एटम का चेंज नहीं होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। वो एक तरीके से आइडेंटिटी का काम करता है किसी एटम के लिए। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 4 है तो इसका मतलब कि वो 4 एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होगा। ठीक है, यानी कि उसमें 4 प्रोटॉन्स है। एटॉमिक मास मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑल राइट, आइसोटोप्स की बात करें अगर हम, तो अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ये एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर इतना है, एटॉमिक मास इतना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन, जब भी हम कार्बन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि कार्बन का मास सिर्फ 12 नहीं है, बल्कि कार्बन 12 के अलावा कई ऐसे कार्बन के एटम भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एटॉमिक मास 13 और 14 भी पाया गया है। यानी कि उसमें प्रोटॉन का नंबर तो 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तभी तो हम बता रहे हैं कि ये कार्बन है। लेकिन किसी किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 होता है, तो 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, टोटल एटॉमिक मास हो गया है 12। किसी किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 भी पाया गया, तो उसका मास हो जाएगा 13, और कहीं कहीं पे एटॉमिक नंबर 8 भी पाया गया, तो उसका एटॉमिक मास हो जा रहा है 14। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन के ही कई ऐसे एटम्स भी हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। सिर्फ कार्बन में ही नहीं, और भी हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बोरॉन, इन सब के केस में यही है कि इनके एटम्स के, इनमें कुछ एटम्स भी ऐसे पाए जाते हैं जिनका मास जो हम नॉर्मली जानते हैं उससे अलग भी है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। मतलब क्या? आइसोटोप्स क्या है? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा तभी हम बोल रहे हैं कि ये सारे एटम कार्बन के हैं, एटॉमिक नंबर से हम पहचानते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, पर उनका मास जो है वो डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमने क्या बता दिया? कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया? कार्बन। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा 12 भी पाया जाता है, कार्बन हमारा 13 भी पाया जाता है, और कार्बन हमारा 14 भी पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन 12, 13, 14 तीनों तरीके के पाए जाते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि हमारा 98% कार्बन जो हमारे आसपास है प्रेजेंट, वो कार्बन 12 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम कार्बन 12 को बहुत फेमसली जानते हैं। कभी भी अगर कार्बन एटम का मास रखने के लिए आता है तो हम कार्बन 12 ही रखते हैं। ठीक है, 12 ग्राम्स ही रखते हैं, 13, 14 इज़ वेरी वेरी रेयर।
ऑल राइट। उसके बाद ये हो गया कार्बन के बारे में। हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 को हम हाइड्रोजन ही लिखते हैं, हाइड्रोजन 2 को हम डी से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन 3 को हम टी से डिनोट करते हैं। 1 का मतलब तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन 1, जब हम लोग किसी हाइड्रोजन के एटम का मास 1 लिख रहे हैं तो हम उसको हाइड्रोजन ही बुलाते हैं, या हम इसको प्रोटियम के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हाइड्रोजन का एटम है जिसका मास 1 है, 1 ग्राम्स, तो हम उसको हाइड्रोजन बुला सकते हैं या हम उसको प्रोटियम बुलाएंगे। अगर किसी हाइड्रोजन एटम का मास 2 है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन एटम है? उसका एटॉमिक नंबर देख के, एटॉमिक नंबर सेम होगा, सबका एटॉमिक नंबर 1 1 1 1 1 ही होगा, मास चेंज हो रहा है। तो अगर मास 2 ग्राम्स आ रहा है तो हम उसको हाइड्रोजन नहीं बुलाते, हम इसको ड्यूटेरियम बुलाते हैं। राइट, हम क्या बुलाते हैं उसको? ड्यूटेरियम बुलाते हैं। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन 3 आ जाता है तो हम इसको ट्रीटियम बुलाते हैं। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के एग्जाम्पल हैं, आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा नाइट्रोजन का भी देख लो। नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 दो फॉर्म्स में पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, और क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 इन दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 17, बट इसके दो अलग अलग मासेस हैं, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखवा दिए हैं, आप ऑक्सीजन का भी लिख लीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन भी लिख लो। ऑक्सीजन हमारा 16 जो कि हम नॉर्मली जानते हैं, और ऑक्सीजन हमारा 18। ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, ये दो आइसोटोप्स ऑक्सीजन के पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो कार्बन में मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है, कार्बन 12 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये 98% काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन 12 पाया जाता है। 13 और 14 की एग्जिस्टेंस बहुत कम है, तो हम कार्बन 12 अगर हम इन सबका एवरेज निकालें तो कार्बन 12 का कार्बन का मास एक्चुअल में 12 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम 12 ग्राम्स मानते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन का मास हम 1 ग्राम मानते हैं, नाइट्रोजन का मास हम 14 ग्राम मानते हैं, बिकॉज 14 ही सबसे ज़्यादा फेमसली मतलब कॉमनली पाया जाता है। क्लोरीन में थोड़ा केस अलग है, ऑक्सीजन में हम मास 16 मानते हैं। क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन का जब भी हमें एटॉमिक मास लिखने के लिए आता है तो हम क्या लिखते हैं? 35.5। क्या लिखते हैं हम? 35.5। ज़रा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 35.5 कैसे आ जाता है मास। तो क्लोरीन का मास 35.5 कैसे आ जा रहा है, ज़रा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मासेस। रिलेटिव एटॉमिक मासेस में मैंने आपको बताया था, अगर आपको वीडियो याद है तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और कार्बन 12 यानी कि 12 ग्राम मास। ठीक है, और इस एटम को, कार्बन 12 के एटम को हमने 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक का मास कितना आ गया? 1 ग्राम। फिर हम क्या करते हैं? इसी 1 ग्राम से बाकी सबका मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम तराजू के जैसे अगर हम निकालें, ठीक है, ऑब्वियसली तराजू तो हम यूज़ नहीं करेंगे, बट स्टिल एक समझने के लिए एक आइडिया। तो एक जगह पे मान लो अगर मैंने ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ रख दिया, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ से एक एक ग्राम निकालते हुए चलूँगी। इस पीस का मास मुझे पता है कि इसका मास कितना है? 1 ग्राम। फिर मैंने एक और रख दिया, 2 ग्राम हो गया। ऐसे जब मैं 16 पीसेज यहाँ रखती हूँ कार्बन 12 के, 16, तो ये जो तराजू है वो बराबर हो जाता है, मतलब कि मुझे पता चल जाता है कि इसका ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। ये पुरानी वीडियो का रिवीजन हो गया है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके, तो बहुत डिटेल में मैंने नहीं बताया, बस एक सिंपल सा आइडिया दे दिया कि एक्चुअल में हम ये जो मासेस हमने निकाला है 14, 13, 12, 1, 2, 3, ये इसी तरीके से निकाले। ये रिलेटिव मासेस है, ये कार्बन 12 के एटम से रिलेट करके निकाले गए हैं। ठीक है, ओके। बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्लोरीन का मास 35.5 क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई मास
हमेशा कैसा होगा, होल नंबर में होगा। आप आधा ग्राम तो नहीं लोगे ना, जब भी उठाओगे पूरा पीस उठाओगे, यानी कि 1 ही ग्राम उठाओगे, आधा पौना कुछ नहीं होता। तो फिर यहाँ पे 0.5 क्यों आ रहा है, क्वेश्चन ये है। तो ज़रा देखते हैं कि ये 0.5 क्यों आ रहा है। एक्चुअल में ये 0.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकाला हुआ है। क्या निकाला है, एवरेज एटॉमिक मास। ज़रा देखिए कैसे निकालते हैं। देखो ये जो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, ये एक्चुअल में 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। या ये कह लीजिए कि क्लोरीन 35 वाला 75% पाया जाता है हमारे अराउंड, और 37 वाला हमारा 25% पाया जाता है। ठीक है, तो जब मुझे कभी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए HCl, मुझे बोल दिया है HCl का मास निकालिए भाई, तो अब HCl का मास हाइड्रोजन का, चलो पता है हमको कि हाइड्रोजन का मास 1 है, लेकिन क्लोरीन का मैं कौन सा मास निकलूँ भाई। 75% ये है, 25% ये, 25% कम नहीं होता, काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे देखो इनका रेशियो अगर ये 198% है तो ये सिर्फ 1% है, ये सिर्फ 1% है। 1% को हम इग्नोर कर सकते हैं, 25% को कैसे इग्नोर करें। तो कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे 35 लिखूँ मास या 37 लिखूँ, कोई आइडिया नहीं है भाई, कोई भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं, और वो कितना आता है 35.5। कैसे निकालेंगे देखो, तो अगर मुझे एवरेज मास निकालना होगा ऑफ क्लोरीन का, ठीक है, तो अगर मुझे क्लोरीन का एवरेज मास निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी कि 35 वाला जो है, 35 कितने परसेंट पाया जा रहा है, 75%, प्लस ये 37 वाला कितना परसेंट पाया जा रहा है, 25%, और ये दोनों मिला के कितना परसेंट हो रहा है, 100%। ये दोनों मिला के कितने परसेंट हो रहे हैं, 100%। एक तो ये तरीका है, या तो आप परसेंटेज के टर्म्स में सॉल्व कर लीजिए, या हम एवरेज मास रेशियो के हिसाब से भी निकाल सकते हो, थोड़ा ज़्यादा इजी होगा कि 35 वाला जो है, 35 वाला आइसोटोप्स कितने रेशियो में पाया जा रहा है, 3, प्लस 37 वाला आइसोटोप कितने रेशियो में पाया जा रहा है, 1 इंटू कर दिया, सॉरी वो इंटू लगेगा यहाँ पे, इंटू कर दिया हमने 1 से, डिवाइड कर दिया। टोटल रेशियो कितना हुआ, जैसे यहाँ पे टोटल हमने 100 लिखा डिवाइड करके, ऐसे टोटल रेशियो का कितना हो गया, 4। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 5 से 15, 3 0 105, प्लस ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 142 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ रहा है, 35.5। 4 3 12, 2 5 हाँ 35.5 यूनिट। आप एटॉमिक मास यूनिट लिख लो, ठीक है, AMU लिख लो, या आप इसको ग्राम्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 35.5 ग्राम्स आ रहा है, ये 35.5 यू आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इन सब का एवरेज निकालेंगे। तो इन सब का एवरेज देखिए, इसका 12.003 या ऐसा कुछ आता है, हाइड्रोजन में 1.008 आता है, विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 1। लेकिन इसमें जो है, इसमें ये 25%, 37 वाला आइसोटोप भी 25%, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम या तो 35 या 37 कोई एक नहीं लिख सकते, हमको इसका एवरेज निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जब एवरेज निकाला तब हमने देखा कि 35.5 क्लोरीन का मास क्यों रखा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो उसके आइसोटोप्स का एवरेज निकाला जाता है। तो आई होप आइसोटोप्स आपका क्लियर हो गया होगा। फटाफट से आइसोबार्स कंप्लीट करते हैं, इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्लोरीन का एग्जाम में आ सकता है। तो नाउ लेट अस डू आइसोबार्स। ठीक है, तो देखो जैसे आइसोटोप्स में क्या सेम था, एटॉमिक नंबर सेम था, डिफरेंट क्या था, एटॉमिक मासेस, बस इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है आपका आइसोबार्स। आइसोबार्स एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, आइसोटोप्स थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, और आगे भी केमिस्ट्री में आप आइसोबार्स को इतना यूज़ नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली आइसोटोप्स को करेंगे। ठीक है, तो आइसोटोप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोबार्स के बारे में अगर हम बात करें तो आइसोबार्स मैंने क्या बताया, एग्जैक्टली ऑपोजिट है किससे, आइसोटोप से। तो यहाँ पे क्या होगा, एटम्स having same atomic masses but different atomic number। एटॉमिक नंबर इसका डिफरेंट होगा, एटॉमिक मासेस इसका सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल,
ठीक है। आर्गन का एटॉमिक मास होता है 18, मास होता है 40 ग्राम्स। ऐसे ही कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास होता है 40 ग्राम। सो दोनों की मासेस सेम है, ऑल्दो दोनों एलिमेंट्स अलग अलग है। एक है आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और एक है कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आइसोबार्स और आइसोटोप्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइसोटोप्स में एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे और बार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। यहाँ पे चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को, एंड इफ यू डिड देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। And in case you have any doubt or you have any suggestion, advice or whatever comes in your mind, please put it in the comment section and I will definitely try to follow it up. And thank you for watching this video. Thank you and bye bye.